अमेरिका और ईरान युद्ध विराम समझौते के बेहद करीब हैं और इस समझौते के तहत ईरान को बड़ी आर्थिक मदद दी जा सकती है, ऐसा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। अखबार कहता है कि ये मदद 300 अरब डॉलर की हो सकती है और इस मदद के तहत ईरान जो भी चीजें बिगड़ी हैं, जो भी इमारतें ध्वस्त हुई हैं, उनको फिर से बनाएगा, यानी पुनर्निर्माण में इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। अखबार का यह भी दावा है कि इस समझौते के बाद अमेरिका और ईरान दोनों फायदे में हो सकते हैं। दोनों की शर्तें एक दूसरे देश दोनों की शर्तें मान सकते हैं। इसके अलावा ईरान के एक अधिकारी ने भी मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि ऐसा समझौता होने जा रहा है और इस समझौते के लिए ईरानी सर्वोच्च नेता की ओर से भी मंजूरी मांगी जा रही है और वो भी अपनी सहमति जता सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु बम ना बनाने के लिए मान गया है और इसको लेकर भी एक बड़ा समझौता होने वाला है। इस समझौते के तहत ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा और उसके पास जो भी यूरेनियम संवर्धित है यानी इनरिच्ड है, उनको नष्ट कर दिया जाएगा, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस दावे पर ईरान की ओर से कहा गया है कि यह सरासर झूठा दावा है। ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हम कभी भी परमाणु वाले मसले पर कोई भी शर्त नहीं मानेंगे जो अमेरिका की ओर से थोपी जाएगी। दोनों देशों के बीच जो तनाव जैसी स्थिति है, दोबारा युद्ध होने जैसी जो स्थिति है, उसको लेकर 5 बड़े अपडेट जो सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। पहला बड़ा अपडेट तो यही है, ट्रंप वाला बयान जो मैंने आपको बता दिया कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ने ओमान को भी चेतावनी दी है। हमने पिछले वाले संस्करण में इस मुद्दे पर बात की थी और कई सारे विशेषज्ञों ने कहा था कि अमेरिका अब ओमान को भी धमका रहा है, उसके पीछे की क्या वजह रही थी, हमने उस पर भी बात की थी। तीसरे बड़े अपडेट की बात करें तो ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अमेरिका बात करने का दावा करता है, बैठकें करने का ढोंग करता है, लेकिन उन्हीं बैठकों के दौरान वो हमला भी कर देता है। वो दिखावे के लिए बातचीत करता है, पर्दे के पीछे उसकी तैयारी युद्ध की होती है, ऐसा ईरान की ओर से कहा गया है। चौथे बड़े अपडेट की बात करें तो ईरान ने कहा है कि बीते 24 घंटे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 24 जहाजों को गुजरने दिया गया है, ऐसा ईरान की ओर से कहा गया है। पांचवें बड़े अपडेट की बात करें तो लेबनान में इजराइल ने नई चेतावनी जारी की है, हिजबुल्लाह को लेकर चेतावनी जारी की है। आपको पता है कि इजराइल कई सारे फ्रंट्स पे वॉर कर रहा है, कई सारी जगहों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तो ईरान के साथ वो अमेरिका के संयुक्त हमले में शामिल था, दूसरा वो हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है और तीसरा हमास के खिलाफ भी उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो नेतन्याहू और उनका देश अभी कई मोर्चों पर भिड़ रहा है और अपने दुश्मनों का खात्मा करने की कोशिश कर रहा है। इन सारे अपडेट्स के अलावा कई सारी और बड़ी खबरें भी हैं, जैसे हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के मेरोन एयरबेस पर उसने हमला किया है, ऐसा हिजबुल्लाह की ओर से दावा किया गया है। और हिजबुल्लाह के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि इससे इजराइल का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। ईरान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान बार बार कह रहा है कि ट्रंप धोखेबाज हैं और ट्रंप ने 3 बार धोखा दिया है अपने इस वाले कार्यकाल में, ऐसा ईरान ने कहा है। उधर अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेट, उनका भी बयान सामने आया है, वो भी सामने आए हैं मीडिया के। उन्होंने कहा है कि ईरान से जो भी समझौता होने जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है और इससे दोनों का फायदा होगा, ऐसा अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है। लेबनान में अमेरिका के इजराइल के हमले जारी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, और अभी ताजा हमलों में 3 लोगों की जान गई है, ऐसा लेबनान की मीडिया का दावा है। और भी कई सारे अपडेट्स हैं, जैसे यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लेबनान में हर 24 घंटे में 11 बच्चे हमले का शिकार हो रहे हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि इजराइल का लेबनान के 3 इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया है। कहा गया है बकायदा इन 3 इलाकों के लोगों को कि आप यहां से हट जाइए, हम अपना मिशन शुरू करने वाले हैं एक नया, और उसके तहत हम यहां पर बमबारी करेंगे, अगर आप यहां पर रहेंगे तो आप असुरक्षा में आ सकते हैं, ऐसा इजराइल की ओर से कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के हमले अगर जारी रहे
तो लेबनान में जो है गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। वहां पर खाने पीने की जो जरूरतों वाले सामान हैं उनकी बहुत कमी हो सकती है और इससे बड़ी दिक्कत आ सकती है वहां के लोगों को। तो इन्हीं सारे अपडेट्स पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जी जुड़ेंगे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। वो आपको बताएंगे कि अभी ताजा हालात कैसे हैं और जिस संभावित समझौते की बात कही जा रही है, जो समझौता भी प्रस्तावित बताया जा रहा है, उस समझौते में क्या कुछ हो सकता है। जो बिंदु अभी सामने आए हैं, मीडिया में चल रहे हैं, उनके अलावा क्या किसी और मुद्दे पर भी बातचीत हो रही है। जैसे कि ईरान बार बार कह रहा है कि अब की वाला जो समझौता हो वो हमेशा के लिए हो, हम नहीं चाहते कि हम समझौता कर लें और समझौते के 8-10 महीने बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाए। जो हो आखिरी बार हो, हमेशा के लिए हो, ऐसा ईरान की ओर से कहा जा रहा है। इसीलिए कई सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस समझौते में कई सारी ऐसी बातें होंगी जो सामने आएंगी और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो पर्दे के पीछे रहेंगी। दोनों देशों के नेताओं को पता होगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं होगी। तो वो कौन से बिंदु हो सकते हैं, ये भी आज हम अपने विशेषज्ञ से समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी अपडेट्स हैं। इनके अलावा आपको बता दें कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा बार बार कर रही हैं। इन सारी खबरों के इतर उनका दावा है कि आप ये भी मानकर चलिए कि ये सब बातें होने के बीच युद्ध भी शुरू हो सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका बहुत बार ये करता है कि वो इन बातों में उलझाए रखता है कि देखो हम बातचीत करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम समझौता करना चाहते हैं, और इसी बीच वो अपनी तैयारी करता रहता है और वो अपना हमला भी कर सकता है। उनका दावा है कि ट्रंप जिस मिजाज के आदमी हैं वो ऐसे ही तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे वो अपने अमेरिका वाली जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान को झुका दिया। जैसे हमने वेनेजुएला में मदुरो को पकड़कर हम ले आए थे, वैसे ही कुछ हमने ईरान में भी सफलता हासिल की है। तो वैसा कुछ दिखाने के लिए ट्रंप फिर से हमला कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है। सच्चाई क्या है, हकीकत में क्या होने वाला है, ये सब कुछ भविष्य में ही पता चल पाएगा। क्योंकि पिछले साल की हम घटना याद कर लें, 12 दिनों की जब जंग हुई थी तब भी बातचीत चल रही थी, और इस साल भी जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले 2 दौर की वार्ता हो चुकी थी। उसी दौरान हमने देखा कि हमला होता है, अमेरिका और इजराइल की सेना संयुक्त रूप से हमला करती है और उस हमले में, पहले ही हमले में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी मारे जाते हैं, ईरान के कई सारे जो IRGC कमांडर हैं वो मारे जाते हैं, रक्षा मंत्री मारे जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग बीच बीच में मारे जाते रहे हैं। तो ईरान को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई को लेकर ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। उसने कहा था कि हम यहां से शुल्क लेंगे, पैसा लेंगे, जो भी जहाज यहां से गुजरेंगे उनसे पैसा लेंगे और उस पैसे की मदद से हम जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ईरान का यह भी मानना था, उनकी मांग थी कि हमें मुआवजा दिया जाए, आपने जो भी नुकसान किया है हमारा उसका मुआवजा दें, और हमारी जो संपत्ति आपने जब्त कर रखी है $20 अरब से भी ज्यादा, उसको भी आप छोड़िए ताकि हमें उससे मदद मिले, हमें भी पैसों की जरूरत है। ऐसा ईरान की ओर से बार बार कहा जा रहा था। और जो समझौते की बात अभी सामने आ रही है, अगर वो समझौता सच में लागू होता है तो ईरान को $300 अरब की मदद मिल सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, खासकर ईरान के लिए। ईरान जो 4 दशकों से प्रतिबंध का सामना कर रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश उससे व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अमेरिका से प्रतिबंधों का डर है। इसके अलावा ईरान दुनिया से कटा कटा है। उस ईरान को अगर इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो वहां पर जाहिर सी बात है तरक्की आएगी। इसके अलावा एक और खबर है इसमें कि $300 अरब की मदद तो दी जाएगी, इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियां ईरान में निवेश भी करेंगी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो इन सब पर ही हम बात करने वाले हैं कर्नल दिनेश नैन से, जो अभी कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट सामने आई हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे कि परमाणु कार्यक्रमों को लेकर जो बात हो रही थी ईरान के, उसमें जो ईरान ने यूरेनियम संवर्धन कर दिया है जिनका, उनको लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही थी। पहली बात तो यह सामने आ रही थी कि किसी भरोसेमंद देश को वो यूरेनियम दे दिया जाए, उस देश को जिस पर ईरान को भी भरोसा हो, जिस पर अमेरिका को भी भरोसा हो। वो यूरेनियम ईरान में नहीं रहने चाहिए, ऐसा अमेरिका की मांग थी। लेकिन दूसरी बात जो थी वो ये थी कि हो सकता है कि अमेरिका कोई अभियान चलाए, उस अभियान के तहत अमेरिकी सैनिक
छोटी सी टुकड़ी, जैसे डेल्टा फोर्स उतरी थी वेनेजुएला में, वैसे ही उतरे वहां पर जहां पर ईरान ने ये यूरेनियम रखा हुआ है और उसे नष्ट करके फिर से वापस चली जाए। दो तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इन बातों के बीच में अभी जो खबर आई है कि अमेरिका आर्थिक मदद देगा, पैसा देगा ईरान को, प्रतिबंध हटाएगा, इसके अलावा उनकी संपत्ति जो जब्त की है उसको छोड़ेगा, उसके बदले में ईरान खुद ही यूरेनियम को नष्ट कर देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि ये दावे कितने सच साबित होंगे, जब तक ईरान खुद आकर ये बातें स्वीकार ना करे तब तक ही हम इसे सच मानेंगे, तभी जाकर सच मानेंगे। क्योंकि अमेरिका की ओर से हमने ये देखा है कि जब से युद्ध हुआ, युद्ध से पहले, युद्ध रुका, उसके बाद लगातार ऐसे दावे किए गए जिन दावों को खारिज किया गया ईरान की ओर से। अमेरिका कुछ और कहता है, ईरान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो जब तक दोनों देश किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते, उस समझौते में बकायदा चीजें लिखी जाती हैं, तब तक इन बातों को मानना सही नहीं होगा, एक तरीके से कहा जाए, और उन बातों पर विश्वास करना भी ठीक नहीं माना जाएगा। तो ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इस्माइल बघई, इनको आप लगातार आपने सुना होगा, युद्ध के दौरान बीच बीच में जो भी बड़ी अपडेट आती थी ये मीडिया के सामने आते थे और ईरान का पक्ष रखने की कोशिश करते थे। इस बार भी वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी बातचीत हो रही है, जो समझौता होगा आपके सामने आ जाएगा, समझौते में क्या बिंदु है ये भी आपको पता चल जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। दूसरी तरफ अमेरिका की बातें मैं आपको बता ही चुका हूं, उनका कहना है कि जो समझौता होगा वो हमारे मुताबिक होगा, ईरान उसको मानेगा और ईरान फायदे में रहेगा, हम भी फायदे में रहेंगे। अमेरिका बढ़ चढ़कर बातें बता रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप, उनका प्रशासन भी बढ़ चढ़कर दावे कर रहा है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स कि इस रिपोर्ट पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं, इस रिपोर्ट पर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया प्रोपेगेंडा करने में भी माहिर है, पश्चिम मीडिया को इसका बहुत ज्यादा श्रेय दिया जाता है, खासकर युद्ध के दौरान, कि वो ऐसी ऐसी बातें उड़ाते हैं, ऐसी ऐसी रिपोर्ट छापते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। वो सिर्फ व सिर्फ सामने वाले दुश्मन देश पर दबाव डालने के लिए ऐसी खबरें छापते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। कुल मिलाकर आज सभी मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञ से कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्या होगा, और अगर युद्ध होगा भी तो कब तक हो सकता है, कब तक हम मानकर चले कि अमेरिका अपनी तैयारियां पूरी कर पाएगा। क्योंकि यह बात भी तय है कि अमेरिका ने अभी तक ईरान की घेरेबंदी छोड़ी नहीं है। ईरान के आसपास जो उसके सैनिक हैं, जो उसने नौसैनिक तैनाती कर रखी है, जो उसके खाड़ी में सैन्य अड्डे हैं, वहां पर जो उनके लड़ाकू विमानों की तैनाती है, वो सब कम नहीं हुई है, वो सब बराबर है। और अगर अमेरिका समझौता ही करना चाहता है तो ईरान के आसपास इतनी बड़ी संख्या में सेना क्यों रखी हुई है, ये भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ईरान की कनपट्टी पर बंदूक रख के आप समझौता करवाना चाहते हैं, उन पर दबाव डालकर ये सब बातें मनवाना चाहते हैं। ये सब भी बातें हो रही हैं और इन्हीं सब बातों को सुनने समझने के बाद, पढ़ने के बाद ये लगता है कि क्या चीज हम माने, क्या ना माने, क्या सच हो सकता है, क्या सच नहीं हो सकता, अमेरिका की नीयत पर विश्वास कैसे करें। ईरान की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि समझौता करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, दोनों की भलाई चाहते हैं, हमारी भी भलाई चाहते हैं, अपनी भी भलाई चाहते हैं। दूसरी ओर आप अपनी नाकेबंदी मजबूत किए हुए हैं, सैनिकों की तैनाती बढ़ाए हुए हैं। लगातार इजराइल में आए दिन खबरें आती हैं कि आपके विमान उतर रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में हथियार हैं, गोला बारूद हैं। तो आप इजराइल को इतनी गोला बारूद दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आप तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तैयारी भी करते जा रहे हैं। तो देखते हैं आखिर क्या होता है और जो भी चीजें सामने आएंगी उससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था भी, उसका भी भविष्य इस पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि सबको पता है युद्ध से पहले दुनिया भर में आर्थिक समस्याएं उतनी नहीं थी जितनी युद्ध के बाद। हमारे खुद के देश की बात करें तो गैस की किल्लत कितनी महसूस हुई थी, पेट्रोल डीजल को लेकर कैसा हाहाकार मचा था, कीमतों में बढ़ोतरी अभी तक जारी है। तो वो सब चीज सबको सामना करना पड़ रहा है। सारे दुनिया के देश जिनके तेलों के जहाजों का आवागमन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रहा था, वो सब परेशानी झेल रहे हैं इस युद्ध से। भले ही इस युद्ध में उनके सैनिक शामिल ना हो, लेकिन उनको आर्थिक नुकसान तो झेलना पड़ ही रहा है। आर्थिक दिक्कत तो सबके सामने आ रही है। पाकिस्तान का नाम ले, बांग्लादेश का नाम ले, खुद भारत का नाम ले, अमेरिका में खुद महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दुनिया के बहुत सारे देश इस युद्ध की वजह से भुगत रहे हैं
आर्थिक दिक्कतें उनको आ रही हैं। इसीलिए सब ये चाहते हैं कि दोनों देश बैठें, कुछ समझौता कर लें और ये चीजें खत्म हो जाएं। इसमें सबकी भलाई है, लेकिन भलाई कब तक होगी कब तक नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं। ये भी हमको समझना पड़ेगा। मिड टर्म के इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में ट्रंप की साख दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की जनता में उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है या उनकी जो लोकप्रियता है उसमें भी बड़ी गिरावट देखी गई है, और उसके मद्देनजर ही कहा जा रहा है कि ट्रंप कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, जो हैरत अंगेज हो सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। सारी अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसके अलावा एक दो और बड़े अपडेट हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि जैसे इजराइल की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हमें युद्ध नहीं रोकना है, युद्ध हमारे लिए फायदेमंद है और फायदेमंद हो सकता है, ऐसा इजराइल की ओर से कहा जा रहा है। अच्छा देखिए, अमेरिका के पहलू की हमने बात कर ली, ईरान के पहलू की बात कर ली, लेकिन इसमें हम इजराइल की भूमिका को अछूता नहीं रह सकते हैं, उसे नहीं छोड़ सकते हैं। इजराइल की अपनी मंशा है और इजराइल का ऐसा मानना है कि यही वो मौका है। ट्रंप अभी व्हाइट हाउस में मौजूद हैं, ट्रंप हमारी हर बात मान रहे हैं, ट्रंप प्रशासन में हमारे लोग हैं, अभी मौका है, अभी जितना नुकसान कर सकते हैं अपने दुश्मन का हम कर लें, हमें अमेरिका का फायदा मिलता रहेगा। नहीं तो 2028-29 में व्हाइट हाउस में कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति आकर बैठ जाएगा, हमारी वैसी मदद मिलनी बंद हो जाएगी और हम बहुत लंबे वक्त के लिए फिर से मौका चूक जाएंगे। तो इजराइल इस बार मौका नहीं चूकना चाहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह से चाहते हैं कि जंग अभी और लंबी चले, और लंबी जंग चलेगी तो क्या फायदा होगा। एक तो वो हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे, दूसरा ईरान पर बीच बीच में हमला करते रहेंगे, ईरान का इतना बुरा हाल कर देंगे कि ईरान खुद को ही सुधारने में, खुद की इमारतें बनाने में, खुद की नुकसान की भरपाई करने में उसको दशकों लग जाएंगे। और इस चक्कर में ईरान उन संगठनों की मदद नहीं कर पाएगा जो संगठन इजराइल के दुश्मन माने जाते हैं, जैसे ट्रिपल H की बात होती है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, जो इजराइल कमजोर करना चाहते हैं, तीनों संगठनों को, जो अभी कमजोर हैं भी। हमास की स्थिति सबको पता है, टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है, तमाम लड़ाके मारे जा चुके हैं, स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब है हमास की। दूसरी ओर हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं, वो भी सबको पता है, हूती की भी स्थिति अभी बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो इन तीनों दुश्मनों का खात्मा जो है वो इजराइल और अमेरिका करना चाहते हैं। इसलिए खासकर इजराइल चाहता है कि अभी युद्ध ना रुके। और ये जो मदद की बात हो रही है $300 अरब की, ये मदद तो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान की हो। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की पैसे की मदद ईरान को दी जाए, बिल्कुल भी कोई मदद ना मिले, ईरान बेसहारा रहे, ईरान को मदद की जरूरत रहे, दूसरे देशों की वो निर्भर रहे। और जितना कमजोर ईरान होगा उतना मजबूत इजराइल होगा मध्य पूर्व में, और ऐसा इजरायली प्रधानमंत्री का मानना है। युद्ध से पहले भी इजराइल को लेकर तमाम खबरें आई थी कि जब वेनेजुएला वाला ऑपरेशन सफल हुआ था अमेरिका का, उस दौरान कहा गया था कि नेतन्याहू जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उन्होंने ट्रंप को भरोसे में लिया, उन्हें बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बताया कि आप अब ईरान में भी ऑपरेशन कीजिए, बिल्कुल सफल होगा। जैसे वेनेजुएला में आपने किया वैसे ईरान में भी आपको सफलता मिलने वाली है। और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के इसी उकसावे में आकर, नेतन्याहू के इसी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातों में आकर अमेरिका ने फिर हमला किया था, तभी युद्ध की शुरुआत हुई थी। और शुरू से ही अमेरिका की कई सारी मीडिया रिपोर्ट से दावा करती आ रही हैं कि इस युद्ध में इजराइल ने ही अमेरिका को उकसाया, ट्रंप को उकसाया, ट्रंप को इस युद्ध में खींच कर लाए, और ट्रंप से अब ये चाहते हैं कि और युद्ध चलता रहे। जैसे अभी बीच में खबर आई थी कि नेतन्याहू और ट्रंप की फोन पर बात हुई थी, उस दौरान ये भी सामने आई थी कि दोनों के बीच में बहस भी हुई थी। बहस का मुद्दा भी यही था, नेतन्याहू चाहते हैं हमें और हथियार दो भी आप, हमें और समय दो भी आप, अभी युद्ध रोकने की जरूरत नहीं है, अभी मध्यस्थता युद्ध विराम की जरूरत नहीं है, और अभी ये सब चलने दो। ट्रंप का मानना है कि नहीं, बहुत कर चुके हम, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन नेतन्याहू हैं कि मानने को तैयार नहीं है। तो इन्हीं सब अपडेट्स पर हम बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान अभी कुछ ही वक्त में ज्वाइन करेंगे। कर्नल दिनेश नैन जी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमें बताएंगे कि इन ताजा हालातों को, इन सारे अपडेट्स को हमें किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि जो भी खबरें आती हैं उन खबरों में कितनी सच्चाई होती है, क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा युद्ध का हिस्सा है या इनमें सच में कुछ है,
और इन्हें हमें सच में गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो अपने रक्षा विशेषज्ञ से हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और इजराइल पर हम बात कर रहे थे, ईरान की ओर से भी लगातार ईरान के विदेश मंत्री का अगर आप बयान सुनेंगे तो वो लगातार कहते आए हैं कि अमेरिका की जनता को इससे क्या मिल रहा है, अमेरिका को क्या मिल रहा है, ट्रंप को क्या मिल रहा है, अमेरिका कहां पर है, ईरान कहां पर है, दोनों के बीच में भौगोलिक दूरी में हजारों किलोमीटर का अंतर है। ईरान की मिसाइलों की उतनी क्षमता भी नहीं है कि अमेरिका की धरती तक पहुंच सके। कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया पर। कर्नल साहब, एक बात हो रही है, भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि 300 अरब डॉलर की मदद दी जा सकती है, आर्थिक मदद, अगर समझौता होता है तो ईरान को। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, क्या इसे हम सच माने, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए वैभव, जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप या कह लीजिए अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के साथ में उनकी डील चल रही है और उसके अंदर 3 मुख्यतः बातें थी। पहला ये कि 60 दिन के लिए एक्सटेंशन सीज फायर का और किया जाएगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो हॉर्मोज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, वो बिल्कुल पुराना जैसे 28 फरवरी से पहले था उस तरीके से उसको खोल दिया जाएगा। और उन्होंने यहां तक कहा कि इसलिए हम लोग अपना ब्लॉकेड भी खोलने जा रहे हैं, यानी अमेरिका अपना ब्लॉकेड खोलेगा। और तीसरी शर्त ये थी कि उसके अंदर ये बात उठ के आ रही थी कि ईरान ने उनसे डिमांड की है कि 300 बिलियन डॉलर के करीब जो हर्जाना है वो अमेरिका उसको पूरा करे। लेकिन जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप बाकी सब चीजों को छोड़कर सिर्फ न्यूक्लियर एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनका यह भी कहना था कि IAEA के साथ, चाइना के साथ मिलके अमेरिका जो है वो जो संवर्धित यूरेनियम है लगभग 440 किलोग्राम, उसको वो निकालेंगे वहां से और अमेरिका जाके निकालेगा। इन सब चीजों को एक सिरे से ईरान ने खारिज कर दिया, IRGC ने खारिज कर दिया है। नाम तो खैर मुस्तफा का लिया जाता है, लेकिन मुस्तफा को हमने देखा नहीं है, सिर्फ उनके रिटर्न मैसेजेस आते हैं जो कि IRGC के जो कमांडर हैं आज की तारीख में वाहिदी, वो लेके आते हैं, वो पजेश्कियान को देते हैं। पजेश्कियान जो है, जो आगे कालीबाग है या फिर अरागची है उनके विदेश मंत्री, उनको हैंड ओवर करते हैं, वो पाकिस्तान को देते हैं, पाकिस्तान अमेरिका को देता है, फिर वापस इसी सिलसिले में पूरा मैसेज वापस जाता है। पर मेरा मानना है ये सब कवायद बेकार, इसमें कुछ भी नहीं है। जहां तक सवाल है स्टेट ऑफ हॉर्मोज का, उसमें पिछले करीब 100 घंटों से लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर जो कश्म आइलैंड है, इनका उपद्वीप है, उसके ऊपर और बंदर अब्बास जो पोर्ट है ईरान का साउथ में, उसके ऊपर 3 से 4 बार ड्रोन से और अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से, यानी लड़ाकू तैयारों से उन्होंने अटैक किया है। और वहीं कतर के ऊपर जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के, उसके ऊपर ईरान की IRGC ने मिसाइल्स फायर किए और इनके शिप्स के ऊपर ड्रोन्स भी फायर किए हैं। और अभी तनातनी बढ़ी हुई है वहां पे। तो समझ में ये नहीं आता कि क्या ये सब छलावा है जो बातचीत की बात की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे जहां तक इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल ने, मुझे लगता है कि अपना जो लक्ष्य था हिजबुल्लाह को कमजोर करने का, कारण पिछले युद्ध में 40 दिन के 42 दिन के जो अगर हम देखें तो ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर जो एयर डिफेंस था इजराइल का, उसको चकमा दे रहे थे। उधर से हिजबुल्लाह पहले रॉकेट फायर करता था, तो जो इनके आयरन डोम है या जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनके, वो सारे के सारे उसके पीछे लगे होते थे। बीच में ईरान जो है 5-7 मिसाइलें मारकर नुकसान कर रहा था। तो इजराइल के लिए बहुत जरूरी था कि कम से कम हिजबुल्लाह का जो खतरा है, जो कि उनको मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है डिफेंस को, और इनका नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और देखिए लतानी नदी जो कि साउथ लेबनान में है, हालांकि यूनाइटेड नेशंस के 2006 के एक रिजोल्यूशन के मुताबिक हिजबुल्लाह को इस नदी से इजराइल की तरफ नहीं होना चाहिए, ये लेबनान की सरकार को जो है वो करना था या उसका समाधान निकालना था। लेकिन लेबनान की सरकार की हिम्मत नहीं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई आवाज उठाए, कारण सरकार में हिजबुल्लाह के लोग भी हैं और साथ साथ उनको ये डर है कि कहीं सिविल वॉर ना हो जाए। तो जो लक्ष्य इजराइल का था, देखिए उसने लतानी नदी नहीं, लतानी नदी से आगे भी
आज 7 गांवों को खाली करने का आदेश दे दिया, फरमान दे दिया। और वहां पे जो जहरान नदी है, यानी अभी 40 किलोमीटर का एरिया हो जाएगा, 1/3 लेबनान, वहां तक का लक्ष्य बना करके पूरे जोर शोर के साथ इजरायली सेना अटैक कर रही है। तो क्या मैं ये समझूं या हम ये समझें कि अमेरिका का ये जो पीस डील का प्लान था, ये टाइम देना था इजराइल को, ताकि वो इस हिजबुल्लाह नाम की जो सिरदर्द है उसको जरा ठिकाने लगा ले, और उसके बाद ये लोग अटैक करते हैं तो इजराइल के ऊपर शायद जो है उतना अटैक या उतना नुकसान ना हो पाए। और साथ ही साथ इन 30 दिनों में या जो भी टाइम गुजरा है, इसमें जो एयर डिफेंस के जो प्रोजेक्टाइल थे, मिसाइल्स थे, जिनकी कमी बताई जा रही थी, तो जैसे कि आज इनके वॉर मिनिस्टर जिसको कहते हैं हेग्सेट साहब ने आज अपने एक वक्तव्य में कहा है कि अब अमेरिका के पास हर तरीके के हथियार पूरे इतने हैं कि हम ईरान के ऊपर अटैक करके आराम से अपना काम चला सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, ये जितनी भी बातें हम पीस डील की कर रहे हैं, ये बेमानी है। लड़ाई पक्का होगी, और हॉर्मुज को खोलने के लिए हो सकता है ना सिर्फ इराक या कुवैत की तरफ से, बल्कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी अमेरिका की फोर्सेस साउथ का जो हॉर्मुज का एरिया है उसको ईरान की तरफ से काटने की कोशिश ना करें। बिल्कुल कर्नल साहब, आप बहुत ही दिलचस्प बात बता रहे हैं। इस बार अगर हमला होगा अमेरिका की ओर से और इजराइल भी हमले में शामिल होगा, तो उस हमले का स्वरूप जो आप बता रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। लेकिन और क्या, कहां कहां से हमला किया जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए, इजराइल ने प्लान कुछ और बनाया था। जो इराक के उत्तरी क्षेत्र के अंदर जो कुर्दिस्तान है, जहां पे कुर्द के करीब 30 या 40 के करीब अलग अलग संगठन है, परंतु वो इकट्ठा किए गए थे, जो मुसाद है आपकी इजराइल की, उसके द्वारा। और इजराइल चाहता था कि उनको इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड अटैक किया जाए पिछले 40 दिनों के अंदर ही। लेकिन समहाउ उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नहीं होने दिया, इस काम को नहीं होने दिया। और अगर ये कर दिया जाता तो जो लोग रिवॉल्यूशन के लिए उठे थे, और 25-30 हजार लोगों को जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी आईआरजीसी या बसीज फोर्स के माध्यम से ईरान के अंदर, शायद ये तख्ता पलट में मदद मिल जाती, ऐसा इजराइल का कहना है। और दूसरा ये कहना है, इजराइल का ये ब्लेम है कि ये हरकत ना करके अब उन्होंने जो राजनीतिक भविष्य है नेतन्याहू का, उसको खतरे में डाल दिया है। परंतु जिस प्रकार से आवाजें अमेरिका में उठ रही हैं, खासकर उस यहूदी लॉबी की जो कि बहुत अमीर है और सबसे अमीर मानी जाती है पूरे अमेरिका में, और सबसे ज्यादा फंडिंग जो है इलेक्शंस के दौरान वो करते हैं, तो उनकी जो धमकी आई है कि अगर अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करने में या कम किया या अटैक नहीं किया या इस लड़ाई को बंद करने की कोशिश की, तो शायद आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसको ये यहूदी लॉबी फंडिंग ना करे। तो लिहाजा हमेशा हर पार्टी, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो अमेरिका में, वो हमेशा यहूदियों को कभी नाराज नहीं करते हैं। और यही कारण है कि चाहे अमेरिका चाहे या ना चाहे, चाहे लाख तोहमत आप उन पे लगा लो कि अमेरिका जो है वो इजराइल के कहने पे चल रहा है, नेतन्याहू के कहने पे चल रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर इजराइल कोई भी स्टेप उठाता है तो अमेरिका को उस युद्ध में शामिल होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तख्ता पलट वाली बात कर रहे थे आप कर्नल साहब, क्या उसकी संभावना अभी भी बची हुई है? क्या ईरान में कुछ ऐसा किया जा सकता है अभी भी? देखिए, अभी की जो सिचुएशन ईरान में है, पहले ईरान के अंदर 2 तरह के गुट थे। एक था जो बिल्कुल ही फैनेटिक था, यानी आपके रेडिकलाइज था, जो आईआरजीसी और खुमनेई के पूरे कदमों पर चल रहा था। साथ ही एक मॉडरेट ग्रुप था जिसका असली चेहरा पेजेश्कियान थे। लेकिन जिस प्रकार से भी लड़ाई छिड़ी है, शायद किसी भी देश के अंदर अगर ऐसा होगा तो वहां एक नेशनलिज्म की भावना उठ खड़ी हो जाएगी, और उस नेशनलिज्म की भावना के अंदर जो वो डिफरेंसेस चल रहे थे, वो काफी हद तक, पहले तो खुमनेई ने आईआरजीसी का इस्तेमाल करते हुए, बसीज फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, जो पॉइंट ब्लैंक और स्नाइपर तक का इस्तेमाल करते हुए उस भीड़ के ऊपर फायर करके 20 से 25 हजार लोगों को इतना डरा दिया कि कोई लाश इधर गिर रही है उस विद्रोह के अंदर, कोई उधर गिरी, तो लोग डर के मारे घरों में बैठ गए।
लेकिन उसके बाद 28 फरवरी के बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ तो वो नेशनलिज्म की भावना के अंदर दोनों ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस कहीं खो गया और लोग एक तरीके से इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। परंतु जो अमेरिका की प्लान थी वो ये थी कि अगर हम ब्लॉकेड करते हैं तो ना तो सिर्फ हम चाइना का तेल रोक देंगे, चाइना को तकलीफ होगी कि कोई भी 90% जो तेल है ईरान का वो चाइना को जाता है और चाइना की इकोनॉमी में बहुत बुरा फर्क पड़ा भी है इस बात का, तो चाइना के लिए खराब होगा। बल्कि अगर हम इसको रोक देते हैं और अगर ये तेल के कुएं से तेल जो पाइप से आकर के और आगे सप्लाई हो रहा है ये सप्लाई ना हो पाया और कुछ दिनों में ईरान के जो भंडार है यानी जो टैंक्स हैं, रिजर्व टैंक हैं, वो भर गए तो या तो ये पाइपें फट जाएंगी, ऐसा कुछ टेक्निकली होता है तो पाइपें फट सकती हैं, या फिर वो तेल के कुएं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान एक तो आईआरजीसी को होगा क्योंकि आईआरजीसी की सबसे बड़ी कमाई तेल से ही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि फौजी फाउंडेशन के नाम से पूरी पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा है एक तरीके से 8 से 9 बिलियन डॉलर्स के बिजनेस पे, ऐसे ही आईआरजीसी का धंधा भी ईरान में खूब चल रहा है अलग अलग माध्यम से। तो उनको फंडिंग वहां से आती है जिसके माध्यम से मिसाइल्स बनाते हैं या जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो काफी ऐशो आराम में रहते हैं। यही कारण है कि 50 से 60% लोग इसके खिलाफ हो गए थे कि बंद करो ये सब चीज, हम लोग भूखे मरने की कगार पर है। देखिए इन्फ्लेशन रेट जहां पे आज 70% होने जा रहा हो, जहां की करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले दूर दूर तक आप कह लीजिए कहीं पे एक तरीके से जीरो हो गई हो, तो ऐसे में अगर ये सब के साथ में वापस से वो सिचुएशन भूखमरी की या इकोनॉमी की डाउन करने की अगर ईरान में आती है तो जो आवाजें दब गई थी डर के कारण या फिर जो आवाजें नेशनलिज्म के कारण शांत होकर के एक भाव में आ गई थी, तो उनमें वापस से वो विद्रोह होना शुरू होगा, तो शायद ये विद्रोह वापस से उठेगा। यही कारण था कि इकोनॉमिकल जो स्ट्राइक थी आप कह लीजिएगा कि वो अमेरिका ने करने की कोशिश की इनके ऊपर और काफी हद तक ये कामयाब भी रहे हैं, कामयाब रहे हैं क्योंकि और कोई रूट है नहीं इतना तेल कहीं ले जाने के लिए या इतनी फंडिंग लाने के लिए। तो यहां तक तभी बार बार ईरान कह रहा था देखिए ये अमेरिका को कि आप लोग ये ब्लॉकेड हटाओ तो बातचीत करेंगे। परंतु अब जो ईरान की तरफ से वह पूरी बातचीत निकल के आज आई है वो ये उनका कहना यह है कि हमारी कोई ऐसी डील अमेरिका के साथ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। हमारा ऐसा कोई भी किसी प्रकार का कोई आपस में करार नहीं हुआ है अभी तक। जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज के सवाल है, उनका कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर जहां अमेरिका कहता है कि पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर्स, वहां पे किसी का दखल नहीं होगा, गलत ईरान कहता है, आईआरजीसी कह रही है कि नहीं हम इसके ऊपर टोल लगाएंगे, चाहे वो पर्यावरण के नाम पे हो चाहे सुरक्षा देने के नाम पे हो, लेकिन वो टोल देना पड़ेगा लोगों को। ये कभी भी हॉर्मोज पहले की स्थिति में नहीं आएगा। और दूसरी बात न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर जो इनके पास में संवर्धित यूरेनियम है या इनका एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उसके बारे में इन्होंने कहा कि हमारी कोई बात ही नहीं है। और देखा जाए सच तो यह है कि इस डील में भी जिस डील की बातचीत चल रही थी वहां पे यूरेनियम का एनरिचमेंट या यूरेनियम का जो किसी देश को संवर्धित यूरेनियम देना, या जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आईएईए की टीम आएगी, चीन की टीम आएगी और हम उसको निकाल करके नष्ट कर देंगे, ऐसी कोई भी बात ईरान के मुताबिक किसी भी डील में अभी नहीं है। बिल्कुल। मुस्तफा खामनेई के बारे में भी सर बहुत सारी खबरें आती हैं, वो घायल हैं, उनका पैर काट दिया गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं वो कोमा में भी हैं, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए 1 महीना पहले ये खबरें आ रही थी कि जो मुस्तफा खामनेई है उनकी टांग शायद काट दी गई है। उनके चेहरे के पास में भी काफी उनको गर्दन के पास में भी काफी घाव थे और चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। यह सिचुएशन थी कि वो एक शब्द नहीं बोल सकते और यहां तक कहना था कि वो कौम नाम का जो शहर है तेहरान के पास, उसके किसी अस्पताल में कोमा की स्थिति में पड़े हुए। तो इसीलिए लोग हैरान थे कि ये लिखित जो चिट्ठियां आ रही हैं ये आ कहां से रही हैं। बहरहाल देखिए जो आईआरजीसी है उसकी कमान आज की तारीख में जनरल वाहिदी के हाथ में है, जो एक बहुत कट्टरपंथी फैनेटिक आदमी है और बहुत तगड़ा जो है फॉलोवर था वो खामनेई का। और यही कारण है कि पेजेश्कियान के साथ में उनके बीच में बहस हुई है, उनके साथ में लड़ाइयां हुई हैं, ऐसे खबरें भी आती रही है। और अमेरिका ये कहता रहा है कि ईरान की जो पॉलिटिकल विंग है और ये आईआरजीसी है या इनके जो कमांडर्स हैं, इनके बीच में काफी हद तक भेदभाव
है, समझ नहीं आता किससे बात की जाए। तो ये चीज चल रही थी। तो जहां तक मुस्तफा का सवाल है, आज भी मुस्तफा के बारे में कोई ऐसी न्यूज नहीं है। कहा जा रहा है कि आईआरजीसी द्वारा या अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा कि वो किसी बंकर में छुपे बैठे हैं और बंकर से छुप करके वो अपना काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि वो पहले वाहिदी के पास भेजते हैं संदेश, वाहिदी जो है और प्रेसिडेंट पजेश्कियान जो है ईरान के, उनके पास लेके जाता है। वो उनके रक्षा मंत्री अगाची को या फिर जो सांसद के इनके लीडर हैं कालीबाग, उसको देते हैं। वो पाकिस्तान के कभी मोहसिन नकवी आ जाते हैं, अभी कभी कोई आके बैठ जाता है और उनके हवाले करते हैं और ये लोग जाकर के अमेरिका को देते हैं और अमेरिका उसका जवाब जो है इन्हीं के माध्यम से इसी चेन से होते हुए मुस्तफा तक जाता है। परंतु मुस्तफा को देखा किसी ने नहीं है और मुस्तफा का कोई अभी तक ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया है जिससे कि हम ये कह सकें कि मुस्तफा जिंदा है या मुर्दा। मतलब सब कुछ आईआरजीसी ही चला रहा है वहां पे अभी भी, ये सारा इसमें कोई शक नहीं वैभव। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारे एनएस से रशिया में गए अभी हाल के 2 दिनों में, और वहां उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि भारत चाहता है कि आतंकवाद को आतंकवाद के रूप में देखा जाए, उसके 2 चेहरे ना देखे जाए। चूंकि रशिया आईआरजीसी को सपोर्ट करता है, तो मेरा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है किसी ना किसी रूप में प्रेसिडेंट पजेश्कियान और उनकी जो इलेक्टेड बॉडी है उसको तो पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से वो इलेक्टेड लोग हैं। लेकिन जहां तक आईआरजीसी का सवाल है, जिसने की जो कि वजूद में आई थी 1979 में, वो सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि जो खुमनई ने वहां पे तख्ता पलट किया था, अपना एक रिलीजियस रेजिम बनाई थी, उसको डर था कि जो शाह चले जाए, जो जिस शाह का तख्ता पलट किया गया था, कुछ ना कुछ उनके वफादार पुलिस में या सेना में जरूर होंगे। तो विद्रोह होने की बात डर था उनको। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक ऐसी सेना बनाई जाए जो उनकी रेजिम की या उनकी जो तख्ता पलट किया उन्होंने, उनकी उस सत्ता की रक्षा करे। उसके लिए सिलेक्ट किसको किया गया था? ये वही लोग हैं जो खुमनई के साथ में सड़कों पर थे और जो जिहादी थे एक तरीके से, और जिन्होंने वो रिलीजियस जो युद्ध लड़ा था 79 में, उन्हीं लोगों को इस आईआरजीसी के रूप में, इस्लामी ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के रूप में खड़ा किया गया। और ये टोटल कट्टरपंथी लोग हैं। दूसरा, बसीज फोर्स, ऐसे लोग जो सिविल में थे ईरान के अंदर उस टाइम पर, जब 79 में तख्ता पलट हुआ, उनको वॉलंटियर्स को भर्ती किया गया। वो लगभग 3 लाख के करीब लोग हैं जिनको आर्म की ट्रेनिंग दी हुई है, और उनको पुलिस के ऊपर बिठा दिया। तो जैसा अंग्रेज हमारे ऊपर राज किया करते थे, अगर किसी जमाने में याद करें आप, तो ये रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप आज की तारीख में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर बैठा है, और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक एक संदेश, एक एक ऑर्डर और एक एक फैसला वो मानना पड़ता है, जो या तो आईआरजीसी से आता है या कह लीजिए मुस्तफा से आता है। बिल्कुल। कर्नल साहब, एक सवाल और उठ रहा है कि अगर अमेरिका के द्वारा हमला किया जाता है, इजराइल भी उसमें शामिल होता है, तो अभी ईरान में और कौन कौन से टारगेट बचे हुए हैं जो निशाना बनाए जाएंगे? क्या जो आईआरजीसी के अभी के जो नेता है, कमांडर है, उनको मारा जाएगा? मुस्तफा पर भी हमले की कोशिश की जाएगी? देखिए वैभव, अमेरिका और इजराइल का कहना पिछले युद्ध में यह था 40 दिनों के में कि उन्होंने 15,557 टारगेट जो है फिक्स किए थे ईरान की कमर तोड़ने के लिए। उनमें से 12,000 के करीब टारगेट्स को इन्होंने उड़ा दिया था, जिसमें से शायद अभी सीज फायर के दौरान काफी कुछ टारगेट्स वापस से उठ भी गए हो या उनकी मरम्मत भी कर दी गई। लेकिन कुछ 3,000 से ज्यादा टारगेट और थे जिनके बारे में अभी ये बार बार बातें करते हैं कि हमारा कुछ टारगेट बचा हुआ है, हमारे कुछ टारगेट्स जो लिस्ट है हमारी वो बची हुई है। और ये वो लिस्ट है वैभव जो कि ईरान को सचमुच में अपंग कर देगी। इसके अंदर शायद इनके एनर्जी सेक्टर है, इनके ऑयल प्रोडक्शन के सेंटर हैं, इनके ब्रिजेस हैं, इनके जो ये कहते हैं आपका न्यूक्लियर साइट्स हैं या जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, और खासकर खर्ग आइलैंड जैसी जगह जहां पे 90% से ज्यादा तेल इनका एक्सपोर्ट के लिए स्टोरेज किया जाता है, वो है। इनकी पाइपलाइंस हैं, इनके कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े बहुत बचे हुए एयर डिफेंस सिस्टम जो बोल रहे थे वो है, और या फिर ये कह लीजिए जो इनकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं। तो उन सब का टारगेट कुछ इन्होंने शुरू में इसलिए अटैक नहीं किया था क्योंकि इनका कहना है कि अगर वो कर देते तो उसका बुरा असर ईरान की जनता पर एकदम आएगा। तो शायद अगर अब युद्ध होता है तो वो टारगेट्स डेफिनेटली अब बेरहमी के साथ डील किए जाएंगे।
बिल्कुल। हमले का स्वरूप क्या होगा कर्नल साहब? क्या सिर्फ हवाई हमला होगा या फिर छोटे छोटे दस्तों में जवान भी उतर सकते हैं जमीन पर? कई लोग कह रहे हैं कि डेल्टा देखिए फोर्स के कुछ जवान शायद उतरे और मिशन पर लगे, उसके बाद वापस चले जाएं। देखिए महबूब, इसका तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि पेंटागन के अंदर बैठे हुए जनरल एक 28 लाख की सेना के अधिकारी हैं, और जो सेना दुनिया के अंदर नंबर 1 सेना है, टेक्नोलॉजी से भी और हथियारों से कह लो, आर्मामेंट से कह लो, या जिस भी सिस्टम से आप कह लो, और जिसके पास स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे सुपीरियर है। तो मेरा मानना यह है कि जहां तक हॉर्मोज का सवाल है, हॉर्मोज के अंदर अब इन्होंने बंकर बस्टर जो बॉम्ब थे इनके GBU-57, जो कि आपने देखा फर्दो प्लांट पे मारे गए थे, नताज पे मारे गए थे, इस्पाहान पे मारे गए थे, परंतु देखने में यह आया कि वो पूरी तरीके से उस जगह को नष्ट नहीं कर पाए थे, उतने गहरे नहीं जा पाए थे, और इनका जो नुकसान हुआ था वो ऊपरी सतह पे काफी नुकसान हुआ था। गेट वगैरह सब बंद हो गए थे, टनल्स वगैरह बंद हो गई थी, जो कि कुछ इन्होंने खोली भी हैं। शायद हो सकता है जो अमेरिका की नॉलेज में पहले ना हो, ऐसे भी कुछ गुप्त टनल बना रखी होंगी। लेकिन अब GBU-61-23 ऐसे बॉम्ब्स की बात की जा रही है जो कि जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड छोटा लगा होता है, यानी यही ग्राउंड बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स हैं GBU, ये जमीन में जाएंगे एक अनुमानित गहराई तक, और अंदर जाकर के उसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। तो लाजिम सी बात है कि तहस नहस बहुत बड़े स्तर पे होगा, लेकिन रेडिएशन फैलने का डर भी होगा। तो ऐसी बात कुछ अमेरिका की जा रही थी कि अगर न्यूक्लियर प्लांट्स को डील करना पड़ा लास्ट स्टेज के ऊपर तो ऐसे करेंगे। रही बात हॉर्मोज की, देखिए पहले नाटो कंट्रीज अपना इंटरेस्ट हॉर्मोज में कंधे से कंधा मिला के अमेरिका के नहीं दिखा रही थी, लेकिन हाल ही के अंदर 5,000 के करीब जो पोलैंड में अमेरिका ने अपने सैनिकों को भेजा है, उसके बाद माहौल नेटो के अंदर कुछ उलट गया है। यहां क्योंकि ओमान की खाड़ी के अंदर आज अगर फ्रांस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, ओमान की खाड़ी के अंदर अगर ब्रिटेन का एक डिस्ट्रॉयर खड़ा है, ओमान की खाड़ी के अंदर स्वीडन का अगर आप ये कह लीजिएगा कि माइंस क्लियर करने वाला अगर जंगी बेड़ा खड़ा है, और साथ ही साथ साइप्रस के अंदर इन सब लोगों के एयरक्राफ्ट वगैरह जो है आकर के इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, यह जाहिर करता है कि अब अगर हॉर्मोज खुलने की बात हुई तो यह युद्ध अमेरिका या इजराइल नहीं लड़ रहे होंगे। मेरा मानना यह है कि गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे बहरीन है, चाहे वो आपका UAE है और कुवैत है, ये सब लोग मिल करके अटैक करेंगे। लिहाजा हॉर्मोज के ऊपर जो इनका टारगेट है, क्योंकि पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो गई है, यूरोप के अंदर भी इकोनॉमी का जो है भट्टा बैठ गया है, चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं, सरकारों को जवाब देना मुश्किल हो रखा है। ऐसे में अब यूरोप इस बात की इंतजार नहीं कर सकता या नेटो कि पहले युद्ध खत्म करो तो जाकर के हम आके माइन स्वीपर भेजेंगे या माइन निकालेंगे। इनको जल्द से जल्द हॉर्मोज खोलना पड़ेगा, लेकिन इनकी दुविधा यह है कि जो IRGC है जिसने अभी हॉर्मोज को बंद किया हुआ है, वो अब हूती के माध्यम से बाबा अल बंदेर, जो कि रेड सी के से लगता हुआ जो पोर्शन है ऐसा ही हॉर्मोज जैसा, उसको बंद करने के लिए हूती को आदेश दे दिया गया है। और यही नहीं, हूती के साथ में जिबूती से या ये कह लीजिएगा कि उस इलाके से जो अल शबाब नाम के जो पायरेट्स हुआ करते थे शिप में, सी में लुटेरे, वो ग्रुप भी पूरा का पूरा हूती के माध्यम से ईरान के साथ है। तो मेरा यही कहना है कि जो IRGC है उसकी कार्रवाई को ईरान की कार्रवाई ना मान करके एक ऐसे सेना की कार्रवाई मानी जाए जो कि कट्टरपंथी है, फेनेटिक है, जिसकी एक शाखा कुर्द के नाम से ना सिर्फ हमास, ना सिर्फ हिजबुल्ला, ना सिर्फ कुतुब हिजबुल्ला इराक में, ना सिर्फ पॉपुलर मूवमेंट फ्रंट इराक में, ना सिर्फ इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप सीरिया में, बल्कि अनेकों देशों में, यहां तक कि गल्फ कंट्रीज के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स के बीच में इन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके IRGC के, और जिसका कासिम सुलेमानी लीडर हुआ करता था, जिसको अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन के माध्यम से उड़ाया था, और जिसके आज के इस्माइल कानी जो कि आज की तारीख में IRGC कुर्द के कमांडर हैं या लीडर हैं, इस ग्रुप ने आतंकवाद फैलाने के अलावा सिया बहुल मिलिशिया को हथियार देकर के वहां टेरर फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है।
यानी ये एक ऑक्टोपस है, इसने अपने पैर हर जगह पे फैला दिए, सिर बैठा हुआ है तेहरान के अंदर। अब ऐसे में अगर कई लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर भारत की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो टेररिज्म कहीं भी खत्म किया जाए, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अंदर हो, चाहे वो गल्फ के अंदर हो, चाहे वो भारत के एशिया के अंदर हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अगर कोई भी टेररिज्म का सफाया कर रहा है, मेरा मानना है टेररिज्म के साथ भारत को खड़ा होना पड़ेगा। टेररिज्म को खत्म करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उस टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर आईसिस जैसे ग्रुप हो, कोई भी क्यों ना हो। और उनके पास में अगर ज्यादा हथियार आ गए हैं, उन्होंने 30 साल के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को बेवकूफ बना करके और इतना बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है, तेल बेच बेच करके ईरान की जनता को भूखों मार के, सिर्फ टेक्नोलॉजी को खरीदते हुए बाहर से, और अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है, तो हम उसकी वाहवाही, उसकी मिसाइल्स की वाहवाही नहीं कर सकते। और ऐसे के अंदर बूट ऑन ग्राउंड जाना पड़े अमेरिका को, तो शायद अमेरिका को जाना चाहिए, क्योंकि लाशें तो हमारी भी आएंगी अगर हम लोग किसी भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये लाशों को नहीं गिना जाता है सैनिकों की, मेन काम होता है, हमारा जो टास्क है, ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव है उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना, जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। अब कोई देश ऐसा नहीं जो उनके इस कार्रवाई से त्रस्त ना हो। और देखिए, अगर बाबा अल मंदेब जो रेड सी के साथ में है यमन में, जैसा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, वो भी बंद कर दिया इन्होंने, तो दुनिया की 35% से 40% के करीब की तेल बंद हो जाएगा। डॉलर्स का रेट, जो तेल का रेट है, $150 से $200 पे पहुंच जाएगा। हर एक की इकोनॉमी के अंदर, हर देश की इकोनॉमी में जो महंगाई दर है वो जंप मारेगी, भूखमरी बढ़ेगी, लोग तंग होंगे, सब सिस्टम्स बंद होंगे। तो ऐसे के अंदर हमें क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कैसे डील करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रही बात इसके अलावा जो धमकी दी गई है कि जितने भी आपके अंडरग्राउंड इंटरनेट केबल्स हैं, उसको भी IRGC कहती है हम काट देंगे, अंधा कर देंगे पूरी दुनिया को इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम जो है। तो मेरा मानना यह है कि अभी जितना भी टाइम अमेरिका ले रहा है, शायद इस डील के नाम पे या सीज फायर के नाम पे दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। दोनों पक्षों में, IRGC में भी और इजराइल और अमेरिका में भी, इन दोनों पक्षों की साइड में रेड लाइंस खिंची हुई हैं। कोई भी अपनी उस रेड लाइन से एक कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। तो इसके ऐसी स्थिति के अंदर युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। बिल्कुल। कर्नल साहब, एक आखिरी सवाल इस बातचीत का, अगर अमेरिका की ओर से हमला किया जाता है और युद्ध फिर से शुरू होता है, तो अभी ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हुई हैं, कितने ड्रोन्स हैं, वो कैसा पलटवार कर सकता है? देखिए, ईरान के मुताबिक जो ईरान इंफॉर्मेशन दे रहा है, हालांकि ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी बहुत चलता है आज की दुनिया के अंदर, उनका कहना है कि 70% के करीब उनकी मिसाइल्स अभी भी बाकी हैं। उन्होंने जो अभी तक मिसाइल्स यूज की हैं, वो पुरानी मिसाइल जो बनी हुई है दशकों पहले की, वो यूज की। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स है वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन साथ साथ में ड्रोन्स का प्रोडक्शन भी इन्होंने काफी हद तक बढ़ाया है। चीन ने भी काफी मदद की है इनको रॉकेट का इंजन भेजने में बड़े स्तर के ऊपर इस सीज फायर के दौरान। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना पड़ा और वहां जाकर के उनको एक तरीके से हिदायत दी गई, जहां पे चीन ने अपना राग अलापा था कि आप हमारे वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान के किस्से में आप इंटरफेयर ना करें, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में भी देखो, जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ताइवान के साथ जो स्टैंड अमेरिका का है वो कभी बदलेगा नहीं। तो लिहाजा ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू बन चुका है। इस कॉम्प्लेक्स इश्यू के अंदर आगे हमें सिर्फ ये प्रार्थना करनी है या ये प्रेयर करनी है कि कहीं ये महायुद्ध यानी वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए, क्योंकि गल्फ के अंदर तो तहलका मचेगा ही मचेगा। बिल्कुल। कर्नल दिनेश नैन सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप और इंडिया के साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की है इस युद्ध, इस तनाव से जुड़ी हुई। तो फिलहाल तक की जो अपडेट है वो हमने आपको बता ही दी है कि ये बातचीत का ढोंग भी हो सकता है जो दोनों देशों के बीच में हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में युद्ध की शुरुआत हो जाए, जैसा कि दिनेश सर ने बताया है, क्योंकि अमेरिका की अपनी तैयारियां जारी ही हैं।
उधर ईरान के बारे में भी सर ने बता ही दिया कि ईरान कैसी तैयारियों में लगा हुआ है, उसके पास कितने हथियार हो सकते हैं और इसकी भी संभावना हो सकती है कि युद्ध काफी ज्यादा विस्तार ले ले, इसमें कई सारे देश और शामिल हो जाएं। तो फिलहाल तक के लिए तर्कश में आज बस इतना ही।